बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, हम हमेशा से ये सोचते हैं कि कौन लोग होंगे, किन लोगों के कंधों पर चढ़कर, किन लोगों के ऊपर ये इमारत तामीर हुई होगी जिसने इस खूबसूरत शाहकार को इसको जन्म दिया होगा, या उस बिल्डिंग को या उस इमारत को। जब भी हम कभी लंदन से या अराउंड में कहीं गुज़रते हैं, किसी भी बड़ी इमारत को, पुरशको इमारत को देखते हैं, तो हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल भी नहीं आता, हम उसके इंजीनियर्स की तरफ तो जाते हैं कि असल में उसके मेमार कौन हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको आबियारी की, किसने इस बिल्डिंग को बनाया, किसने इसके बारे में सोचा और कितनी मेहनत की। आज हमने भी यही कोशिश की है कि उर्दू के उन मेमारों को यहाँ बुलाया जाए जिन्होंने बरतानिया में, ख़ास करके बरतानिया में पिछले 50 साल से उर्दू को जिस तरह फ़रोग़ दिया है, उर्दू की खिदमत की है, उर्दू की कदर की है। न सिर्फ ये, बल्कि जो लोग यहाँ आते थे दुनिया भर से, अब तो खैर बहुत जदीद दौर है, बहुत सोशल मीडिया का दौर है, बहुत एक्टिव लोग हैं, बहुत सब एक दूसरे को जानते हैं और जान पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन उस दौर में किस तरह इन्होंने यहाँ ना सिर्फ मेहमानों की पजीराई की, किस तरह लोगों को लेकर चले और किस तरह उसको इन्होंने निभाया है, उर्दू के साथ अपने रिश्ते को निभाया है। पेशे के लिहाज से माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, लेकिन उर्दू के लिए भी इन्होंने इसी तरह क़ल्बी लगाव से काम किया और उसको लेके चले। इसके साथ मेरे जो दूसरे मेहमान होंगे, मैं नाम बाद में बताऊंगा, मैंने कहा पहले थोड़ा सा तारुफ़ करा दूं। वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। पेशे के लिहाज से आप भी वकील हैं, लेकिन उर्दू की जिस तरह की खिदमत की, अभी परसों एक प्रोग्राम में मेरी इनसे मुलाकात हुई और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। जिस वक्त आप अपनी बात कर रहे थे, किताब पर वहाँ तबसरा हो रहा था और जब इनका मकाला पढ़ा जा रहा था तो हम सब मबहूत थे। जो अल्फाज थे, जो चुनाव था अल्फाज का, जो तराकीब इन्होंने इस्तेमाल की, साइंस जैसे अदक मज़मून को इन्होंने जिस तरह बयान किया, ये इन्हीं का ख़ासा है। आज मेरे दो मेहमान, उर्दू मरकज़ लंदन के रूह रवा जनाब डॉक्टर जावेद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, और आपके साथ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं मेरे पहले और दूसरे मेहमान मेरे डॉक्टर जनाब खलीलुर रहमान साहब। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली से तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया आज इस लाइव शो में आने के लिए और बड़ा रश था और हम उसमें आए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे तो खैर बातचीत होती रहती है। मुझे याद है कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया, उसके दूसरे प्रोग्राम में यशब भाई के साथ मेरा प्रोग्राम था और आपका फ़ोन आया। उस दिन से कम लगभग 4 बरस गुजर गए हैं। आप हमेशा मोहब्बत करते हैं, हमेशा आप लेके चलते हैं। तो खलील साहब, आप हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं जहाँ हम हमेशा से देखते हैं कि ज़ाहिर है ज़बान का जो आगाज़ हुआ, इब्तिदा हुई, सुनते हैं दिल्ली, लखनऊ और इन्हीं जगहों से ज़बान शुरू हुई। हालांकि इस पर अभी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और आप ज़ाहिर है बहुत अच्छी तरह इसको जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दक्कन से शुरू हुआ, कुछ कहते हैं हमारे पंजाब साइड से शुरू हुआ। तो ज़बान तो चले मिलजुल के चल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़बान, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो आप वकील हैं, लेकिन आपने ज़बान के हवाले से काम किया, तो आप कैसे आपने इसको समझा कि नहीं मुझे इस तरफ आना है, वकालत भी चलानी और ये भी करना है? जी, पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने अपने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए कि मैं आज मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ज़बानों का ताल्लुक़ इंसान के और एक ख़ास ख़ित्ते और इलाक़े में रहने वाले इंसान की खसलत पर बहुत असर पड़ता है और ज़बान वो वहीं से अख़ज़ करता है। मिसाल के तौर पे मैंने हिंदी पढ़ी 11 साल। अच्छा। बड़ी अदक हिंदी, उसके बाद अंग्रेज़ी अदब पढ़ा, फिर कानून पढ़ा, लेकिन उर्दू, फ़ारसी, अरबी का शौक़ मुझे घर से हुआ और मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे वालिद मरहूम, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, उर्दू के बहुत न सिर्फ़ ये कि बेहद दिलदादा थे, बल्कि उनका मुतालिया, उनका हाफ़ज़ा ऐसा गैर मामूली था कि मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा। अच्छा। तो बहुत कम उम्री में ही हम लोग चूँकि घर में बोलते थे, दिल्ली वाले हैं तो ज़बान के मामले में काफ़ी सख्त गिर हैं कि ज़बान का सही लफ्ज़ अदा हो, मुनासिबत हो, तलफ़्फ़ुज़ सही हो, शीन क़ाफ़ का बेहद ख़याल रखा जाता था। तो मुझे शुरू में ही उर्दू 5 साल की उम्र में ग़ालिबन में पढ़ने लगा था और 11 साल की उम्र तक मुझे उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद की तमाम तसानीफ़, अच्छा, बशमूल उनके अल-हिलाल अल-बलाग़ के मज़ामीन जो बेहद अदक और मुश्किल थे, वो पढ़ा दिए थे। तो वहाँ से गोया ये उर्दू का शौक़ शुरू हुआ और उर्दू का
सच तो ये है कि मेरे पेशे का या मेरी तमाम और मसरूफियात का ताल्लुक़ अलग है शख्सियत से, लेकिन उर्दू मेरी मोहब्बत है जी। मेरी ज़िंदगी अगर कहा जाए तो उर्दू है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। तो उर्दू के मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकता, और उर्दू पढ़े बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता, यकीन कीजिए। गो कि अंग्रेज़ी और दीगर चीज़ें फ़ारसी वगैरह की, ऐसे मिसाल के तौर पे आजकल मैं मौलाना रूमी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तुर्की में एक लेक्चर देने जाना है दिसंबर में, मौलाना यूनिवर्सिटी और अंकारा यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन कुछ ऐसी मुझे मोहब्बत या ऐसा रिश्ता है इस ज़बान से कि जो तफक्कुर की सोच की बुनियादें हैं जी वो उर्दू पे। अच्छा, आप क्योंकि पेशे के लिहाज से वकील हैं तो मुकदमा लड़ते हैं, आप करते हैं उर्दू के हवाले से, ज़ाहिर है बहुत लोग फ़िक्रमंद हैं और उर्दू मसला भी बनी हुई है मुख्तलिफ़ ख़ित्ते में। हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये देखते हैं कि लेकिन फ़रोग़ भी उसी तरह हो रहा है, और मुख्तलिफ़ हम बोली के हवाले से तो कह सकते हैं हिंदी उर्दू दोनों एक जैसी ज़बान है, लेकिन रस्मुल ख़त के हवाले से इशूज़ चल रहे हैं। तो इस मुकदमे को भी आप लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? देखिए, वकील के मानी तो एजेंट के होते हैं, प्रॉक्सी के। तो उर्दू का मामला आते ही मैं उर्दू का एजेंट बन जाता हूँ। अच्छा। वो वकील नहीं जो मुकदमा पेश करता है। हमारे यहाँ और ख़ास तौर से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें अंग्रेज़ी में तमाम मुकदमात और उनकी ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो उर्दू का ऐसा ख़ास उसमें दखल नहीं है। नहीं, मैं तो आम जिंदगी की मैं जी मैं अर्ज़ किए देता हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मुझे इस कदर फ़ायदा हुआ है अच्छा उर्दू जानने का, अपने पेशे में भी और ज़बान व बयान में तो ज़ाहिर है कि है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि डिप्टी नज़ीर अहमद जिन्होंने ताज़ीरात हिंद का तर्जमा इंडियन पीनल कोड का तर्जमा किया था, वो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ नहीं थे जी, और काफ़ी उम्र रसीदा थे उस वक्त जब उनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये असाइनमेंट दिया कि आप इंडियन पीनल कोड का तर्जमा करें, क्योंकि ये ताज़ीरात हिंद उन्हीं की इस्तिलाह है। अच्छा। दफ़ा, मुद्दा, मुद्दाले, मुस्तग़सिया, इस्तग़ासा, ये सब उनकी है। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और यज़दानी दो सेंट स्टीफन्स कॉलेज के तालिब इल्म थे, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं भी उसी कॉलेज का तालिब इल्म रहा हूँ। तो ये फ़ारसी पढ़ने उनके पास आ गए, और उनको ये उस वक्त हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी थी इस तर्जमे की। तो वो कहते थे कि ये पढ़ो, वो पढ़ते थे एक एक दफ़ा या एक एक जुमला, कहते थे अब इसका मुझे उर्दू में बताओ। अब वो बताते थे तो क्या उनकी बसीरत थी, वो कहते थे नहीं तुम गलत बता रहे हो, ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा, ये कहा गया होगा, और इतना सही उन्होंने तर्जमा किया है। वो ताज़ीरात हिंद उर्दू का मेरा देखा हुआ है जो डिप्टी नज़ीर ने तर्जमा किया था, और वो इस कदर मुश्किल और अदक ज़बान है कानून की, जो लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन पीनल कोड के एक एक जुमले का तर्जमा करना और उसमें मुनासिबत और तलाज़मे और रवानी कायम रखना, मैं कहता हूँ वो शाहकार चीज़। सही बात जी। मसलन जो कत्ल की, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है अंग्रेज़ी में, ओरिजिनल वो ये है, whoever causes death by doing an act or with the knowledge of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the intention to cause death commits the offense of culpable homicide। अब इसका तर्जुमा कैसे समोया है उन्होंने, सुभान अल्लाह। और एक शख्स जो अंग्रेजी नहीं जानता था जो अंग्रेजी से वाकिफ नहीं थे, मौसूफ 90 साल से ज़ायद उम्र थी तब संस्कृत पढ़ने शुरू की थी। तो मैं अर्ज़ी कर रहा हूँ कि ज़बान का मामला ऐसा है कि कुछ लोगों में ज़बान सीखने का एक तरह से बहुत शदीद एहसास होता है, इतना कि उनकी खसलत का हिस्सा होता है जी। मैं भी उसी का गालिबन मारा हुआ हूँ कि उर्दू। बहुत शुक्रिया, आपसे बात हो रही है हमारे असल में डॉक्टर जावेद साहब से बहुत सारे सवालात तिश्ना हैं, बहुत अरसे से तिश्ना है। हुजूर, एक हम हमेशा से एक चीज़ देख रहे हैं, आप माहिर अमराज़ क़ल्ब रहे, आपने अपनी सारी ज़िंदगी डॉक्टर के हवाले से गुजारी, आपका पेशा वही रहा सब कुछ। मुझे याद है कि आपने मेरे एक प्रोग्राम में आए और आपने वहाँ कहा कि 40 बरस पहले भी मैं यहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्वास में खड़ा था और आपने कहा था कि शायद आगे अब कुछ नहीं है। तो उसी चीज़ ने आपको ये एहसास दिलाया कि एक ऐसी इब्तिदा हुई माशाअल्लाह कि आज दुनिया भर में उर्दू जानने वाले आपको जानते हैं, या कोई और चीज़ थी जिसने आपको तहरीक दी? देखिए 1968 में मैं पहली दफ़ा बरतानिया में आया। अच्छा। इरादा ये था कि 3 बरस रहूँगा और फिर वतन अजीज़ वापस लौटेंगे। अब देखिए 50 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया, 51 बरस हो जाएंगे 2 महीने तक। तो आप देखिए कि अभी तक यहीं पे मौजूद हैं, हमारी अगली नस्लें भी
यहीं पे मौजूद हैं। जी। हमने ये देखा कि माहौल हमें हमारी तरह का मिल नहीं रहा 68 में। आप देखिए, जब मैं स्कूल में था और मैं जवान हो रहा था, और तो उस वक्त हमें यही कहा जाता था कि उर्दू लिखिए, उर्दू बोलिए, उर्दू पढ़िए। ये लाहौर की दीवार दीवार पे लिखा होता था। अच्छा। और उसी से, हालांकि मैं पंजाबी नजाद हूँ, उसके बावजूद मेरा जी चाहता था कि भाई मैं उर्दू में गुफ्तगू करूँ, उर्दू पढ़ूँ, और पंजाबी पढ़ने का तो कोई मौका था ही नहीं। पंजाबी का तो इसलिए जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने माहौल देखा ऐसा कि जिसमें कोई दूर दराज तक कोई ना कोई महफिल थी, ना किसी से गुफ्तगू कर सकते थे। मैं सितंबर के महीने में इस मुल्क में वारिद हुआ, और आप समझिए कि क्रिसमस तक मैं किसी के यहाँ जा भी नहीं पाया जिससे मैं उर्दू में गुफ्तगू कर सकूं। 3 महीने उर्दू ही नहीं बोली। 3 महीने उर्दू बोली नहीं, और 3 महीने अस्पताल में काम करते करते अंग्रेज़ी बोलते रहे। और 3 महीने के बाद जब मैं किसी के यहाँ क्रिसमस की दावत पे गया तो वहाँ पे चंद लोग मुझे मिले, और मैंने उन सब से एलानिया कहा कि भाई मैं तो 3 बरस के लिए आया हूँ, मेरी जब मेंबरशिप हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कब से हैं यहाँ पे? वो कहने लगे मुझे 11 बरस हो गए। अच्छा। उस वक्त प्लेट और खाना मेरे हाथ में था, और आप यकीन कीजिए कि वो प्लेट मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। ये सोच के कि भाई कोई शख्स इस मुल्क में 11 बरस भी रह सकता है। कैसे रह सकता है 11 बरस, बताइए। लेकिन यूँ है कि जैसे कहा जाता है कि लंदन आने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। ये बिल्कुल दलदल की तरह आपको जकड़ लेता है। हाँ। और इसमें मोहब्बत भी है। हाँ। यानी आप उस वक्त मैंने फिर ये सोचा कि भाई आइंदा नस्ल हमारी, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, ये नहीं होगा कि हम अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन से बिल्कुल गैर वाबस्ता रहें। अच्छा, इसमें एक सवाल उठता है जो ज़ाहिर आता है कि एक बहुत बड़ी तंजीम बनी, वो तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है, उसके पीछे क्या वो बड़े बड़े नाम थे या कोई और चीज़ थी, या वाकई ऐसी कोई जज्बा सब में जमा हो गया था, तहरीक थी कि नहीं जनाब बरतानिया में हम उर्दू के हवाले से जितने लोग हैं उनको जोड़ेंगे, क्योंकि लोगों को जोड़ा भी क्या, वो उर्दू मरकज़ लंदन थी जी। वो कैसे बनी, क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। उर्दू मरकज़ लंदन आप देखिए कि 70 की दहाई के आखिर में जाके बनी। उस वक्त वसाइल बेशुमार थे, BCCI के वसाइल थे, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के। आगा हसन आबदी साहब सरपरस्ती किया करते थे। उनसे मैं इफ्तिखार आरिफ साहब के तवस्सुत से कभी कभार मिल भी लेता था। फैज़ साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाते थे। फैज़ साहब उन दिनों में बैरूत में रहते थे और लोटस निकालते थे, तो फैज़ साहब आते थे। अल्ताफ़ गौहर साहब थे, ये हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब तो उसकी रूए रवां थे। तो वसाइल की तो कोई हद नहीं थी, और इसलिए हमने एक बहुत अच्छा शानदार दफ्तर पिकडिली पे ले लिया था, जिसमें एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी था, जिसमें हम बैठ के लोगों से गुफ्तगू करते थे। लोग दूर दराज से आते थे। यानी आप देखिए कौन शख्स है जो कि बरतानिया से गुजरा हो और उर्दू मरकज़ ना आया हो। यानी आप देखिए कैफ़ी आज़मी से लेके तो कुमार बाराबंकवी क्या, और फैज़ साहब और फराज और इन सब का तो आप सुन ही चुके हैं। दिलीप कुमार साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब यहीं पे BCCI में काम किया करते थे। और सबसे पहले मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से मुलाकात का बहुत मुतमन्नी था। मेरा जी चाहता था कि मैं उनको बहुत मिलूं। उनकी किताबें, ये चिराग तले, खाकम बदन, ये सब मैंने 20 दफ़ा पढ़ रखी थी, ज़रगुज़श्त और ये आब गुम वगैरह वगैरह। तो एक दिन मैंने उनसे दरख्वास्त की, वो बहुत कम आते थे इन महफिलों में, तो मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब से कहा कि भाई मुझे ले चलिए उनके यहाँ, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे चलो। तो वो शाम को मुझे ले गए उनके यहाँ। अच्छा। इस आप समझिए सोफ़े पे इफ्तिखार साहब बैठे हुए थे और यूसुफ़ी साहब थे और मैं यहाँ पे था, और 1.5 घंटा के 2 घंटे
गुफ्तगू होती रही और उसमें उन्होंने ऐसी बेइतनाई से मेरा हाथ थामा और उसके बाद 1.5 घंटा कोई गुफ्तगू मेरे साथ नहीं हुई उनकी। और मैं ऐसा तिश्ना वापस आया जिसका हिसाब नहीं। और लेकिन उसके बाद फिर पहले जहाँ फिर जाने जाना हो गए। फिर हमारा आना जाना इस कदर तवातुर से होना शुरू हो गया कि यूसुफी साहब घर पे आने लगे। उसके बाद जब वो BCCI बंद हो गया, यूसुफी साहब वापस कराची चले गए, तो कराची से जब भी तशरीफ़ लाते थे मेरे यहाँ ही रुकते थे। अच्छा, यूसुफी साहब पे तो आप माशाल्लाह अथॉरिटी भी बैठे हुए हैं, आप भी अथॉरिटी हैं, आप दोनों। हमने आज इसीलिए उनकी किताबें रखी। हम यूसुफी साहब पे बहुत डिटेल से बात इंशाल्लाह करेंगे, कुछ आपसे ज़रूर उनकी शख्सियत के बारे में और जो उनकी तहरीर है इसके बारे में बात करेंगे। हमारा एक सेगमेंट होता है दोस्तों, हम दिखाना चाहते हैं शेर शनास। हम एक शेर आपको दिखाते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़रा ढूंढिए इस शायर का नाम। तो आइए वो शेर देखते हैं, आज का शेर क्या है और आपको शायर बूझना है। देखिए कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आपने ये शेर यकीनन पहले भी कई दफ़ा सुना होगा और आप सब जानते हैं कि इस शेर का शायर कौन है। तो हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। गुफ्तगू हमारी मेहमानों से जारी है और आपके इस शेर के शायर के खालिक को आपने जल्द से जल्द बूझना और हमें बताना है। जी डॉक्टर साहब, खलील साहब, आपसे बात हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। हमने ज़रगुज़िश्त और आब गुम उस वक्त पढ़ी, वाकई मैंने अपनी बता रहा हूँ कि जिस वक्त हम समझते थे, मैंने जब आब गुम शुरू की तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल ज़बान में किताब है, लेकिन जब पढ़ना शुरू की तो आज कोई मेरा ख़्याल है 24-25 साल हो गए, ये किताब मेरे पास एज इट इज़ मौजूद है, दोनों की दोनों। तो ये क्या था, ये क्या मिज़ाह है, ये क्या हुआ? क्योंकि यूसुफी साहब के बारे में बहुत से लोगों ने ये कहा, आपने भी, बल्कि यूसुफी साहब ने खुद अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से बहुत सी बातें लिखी हैं कि वो फ्रेम को टांगने के लिए लिखते थे या टांगने के लिए होता था। ज़बान भी इन्होंने बहुत आसान इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन क्या थी ऐसी खूबी, क्या ऐसी बात है जो हर शख्स यूसुफी की तरफ भागता है, पढ़ना चाहता है इनको? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि मैं भी उनका कतील हूँ और बदकिस्मती से मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं जब मुझे मालूम होता था कि यूसुफी साहब लंदन में हैं तो मैं भागा हुआ आया, मेरे आने पे चले गए। फिर एक मरतबा मालूम हुआ वो ब्लैक पूल आए हुए हैं अपनी साहिबजादी के यहाँ, तो हम लोगों ने तकरीबन प्रोग्राम बना लिया, मैंने और डॉक्टर जावेद साहब ने, और हम पर तोल ही रहे थे कि अचानक फ़ोन आया कि उनको अचानक कराची जाना पड़ गया। तो मैं अपने आप को उन बदकिस्मतों से मैं गिनता हूँ जो उनसे मुलाकात का शर्फ तो हासिल नहीं हो सका, लेकिन मैं उनके तबा ताबईन में से हूँ, यानी मैं उन लोगों से बहुत मिला हूँ जो उनके साथ उनके हमनशीन थे, उनकी हमजलीसी उनको मैसर हुई, दोस्ती थी। मैं उनके बारे में कुरेद के पूछता रहा। सवाल जो आपने किया है वो बहुत अहम और बहुत ही मुश्किल सवाल है कि आखिर यूसुफी साहब की खूबी क्या है। अगर मुझसे एक जुमले में इसका जवाब आप चाहते हैं तो वो उनकी नस्र है। मुझे कोई शख्स 1950 के बाद ऐसा उर्दू में नज़र नहीं आता जिसने ऐसी नस्र लिखी हो, और उनकी नस्र की बेहद खूबियाँ हैं जो मैं, एक प्रोग्राम होने वाला है, मैं लंदन आऊँगा तो मैं उसमें अर्ज़ करूँगा। उस पर बहुत एक तौसीई खुतबा चाहिए उसके लिए कि उनकी नस्र की खूबी क्या है। दूसरी ये कि यूसुफी साहब मिज़ाह पैदा कैसे करते हैं। आपने सही फरमाया कि उनकी ज़बान आसान नहीं है भाई। बकौल उनके कि बहुत सारे अल्फाज जो उर्दू में मतरूक हो गए थे, हमने जब हिंदुस्तान से मुहाजरत की तो लोगों ने अपनी मतरूकात को यहाँ पे आके दावल किया, हम तो मतरूकात के अल्फाज का एक संदूक ढोकर ले आए थे। जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जिस पैराए में इस्तेमाल करते हैं, देखिए 2 मिसरे पढ़े गए अभी यहाँ पर इसी गुफ्तगू में। एक डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो शीरो शकर हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए। यूसुफी साहब ने देखिए इसमें क्या तसर्रुफ़ किया है। तमाम लोग जो हिंदुस्तान से मुहाजरत करके पाकिस्तान आए तो किसी सबब से उन्होंने
अपने नसब को बहुत आला और मावराउ नहरी दौड़ आपको मालूम होगा, उस पर नावल भी लिखे गए। शौकत थानवी का नावल है सांझ को आँच, और बहुत चीज़ें लिखी गई और दावा किया उन्होंने मुगल और पता नहीं क्या क्या होने का, और निकले सैयद होने का दावा। एक इसी मिसरे में तसर्रुफ करके यूसुफी साहब लिखते हैं कि वो आने के बाद पहले खां फिर खान फिर खाना हो गए। अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू को मैं यही रुकूंगा, खाना खाना। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, चाहते हैं बात भी करना, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, मैं आपके दोनों नौजवान फाजिल नौजवान हैं जिनको आपने आज यहाँ लगा बैठा कर कौम को, वही अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गुजरी हुई मंजिल भी कभी याद आती है राही को, खटकती है जो दिल में, रब फिर वही गमे मंजिल ना बन जाए। ये कौम का सरमाया है। और इस मुल्क में वाकई जिस तरह इन उन दोनों बुजुर्गों ने गुफ्तगू किया, मालूम होता है कि यूपी सीपी का जो माशरा, वो वहाँ की जुबान बोलने वाले थे, उनकी रूह इनमें आज मौजूद है। क्या बात। चलिए आप नौजवान से और बुजुर्गों तक तो आ गए। जमीन पर और उर्दू चैनल पर ये लोग जिंदा कर दिया हमारी 50 साल या 100 साल जिंदगी को फिर एक दफा बाहर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया का पूछा, मेरे नजदीक अल्लामा इकबाल के इशारे हो सकते हैं, मुझे तो इस तरह नजर आता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी फरजाना फरहत बात कर रही हूँ, लंदन। जी फरजाना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या कहेंगी आज के प्रोग्राम के बारे में? आप खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है और माशाल्लाह इतने नॉलेजेबल आपने मेहमान आज बुलाए हैं कि मुझे फोन यूँ समझें कि मजबूरन करना ही पड़ा। क्योंकि आगे तो हम खाली सुनते ही हैं, बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, फोन जरूर। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप सुनती रहिए। इंशाल्लाह हम गुफ्तगू कर रहे हैं यूसुफी साहब पे भी। इस सेक्शन में तो हमने जितनी बात की, अगले भी जो हिस्सा है उसमें ज़रूर हम बात करेंगे। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी सर, आप खाना तक बात आ गई थी। जी। तो वो ज़रा यूसुफी साहब पैरोडी करने में, अशार में तसर्रुफ़ करने के माहिर मानता हूँ मैं उनको, और मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। ये शेर जो आपने शेर शनास में दिया है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, देखिए मौसूफ ने किस तरह किया है। हाँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। एक जुमले से, एक ज़रा से। बलागत इसे कहते हैं। घर बिगड़ना क्या होता है, और ख्वाहिश की रियायत से जो इसमें मानवियत का एक तलाज़ुमा पैदा हुआ है, वो गैर मामूली है। और एक अक़दे नागहानी और है, वो भी हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक अक़दे नागहानी और है। ये तो देखिए यूसुफी साहब का जो कमाल है। हमारे यहाँ अफसोस ये है कि यूसुफी साहब पे कोई काम नहीं हो सका अब तक, और मुझे इसमें बड़ा दुख भी है। मैं बात शिकायतन भी कह रहा हूँ, हमारे मशाहिर ने, वो बुज़ुर्ग हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के उन्होंने बयान दिए कि क्या हम दौरे यूसुफी में जी रहे हैं। कितनी हैरत की बात है कि हम दौरे यूसुफी, ना उन्होंने दौर को डिफ़ाइन किया कि दौर से क्या मुराद है, और ना यूसुफी साहब की उन इम्तियाजी औसाफ का कि वो क्यों इस दौर को उनसे मंसूब कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, अब हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। यूसुफी साहब पर हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले हिस्से में भी हम उस पर ही बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जिस तरह आप अशार सुना रहे हैं, जिस तरह जो उन्होंने तज़मीन की और मुख्तलिफ चीज़ें की, उस पर बात करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। हमारे दरमियान दो ऐसे कीमती मेहमान मौजूद हैं जो यूसुफी पे तो अथॉरिटी समझे ही जाते हैं, लेकिन कम से कम ज़बान के हवाले से जो कुछ मुझे मालूमात में मेरा इजाफ़ा हो रहा है, मैं खलीलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिनके तवस्सुत से हमें ऐसे लोग मिले। खलील साहब, आप बात कर रहे थे यूसुफी साहब की तहरीर के हवाले से, तो उसमें अगर आप मज़ीद कुछ हमारे नाज़रीन के लिए बताना चाहें तो। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि नस्र का तो वो आदमी बहुत ही बड़ा आलिम था,
जी। नस्र के तमाम रुमूज से वो वाकिफ़ थे। और हैरत की बात यह है कि यूसुफ़ी साहब ने अपनी किसी तहरीर में अपनी नस्र की वो बुनियादी बातें नहीं बताईं जिस पर वो अमल पैरा थे, लेकिन हमें इशारे मिलते हैं जब वो दूसरों की नस्र पे तनकीद करते हैं, जैसे अबुल कलाम आज़ाद की, जोशमली आबादी की। जोशमली आबादी को तो उन्होंने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद की वो जो उनकी विलादत के सिलसिले में तज़किरा उनका बड़ा मशहूर है जनाब, किस कदर और दुरुस्त भी है। मुझे याद आती है बाबाए उर्दू ने, अब्दुल हक साहब ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र को कहा था ये उर्दू नहीं है। अच्छा। जबकि ये वही है जिसपे हज़रत नूहानी कहते थे जब से देखी अबुल कलाम की नस्र नज़्म हसरत में कोई मज़ा ना रहा। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं समझा क्योंकि ये उर्दू वाकई नहीं है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हर मौजू एक ही तरह की ज़बान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। मौजू के लिहाज से ज़बान का इंतखाब किया जाए। इस पर यूसुफ़ी साहब कादिर थे, कादिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन पर तो बहुत बड़ा तफसील बतानी पड़ेगी कि वो किस तरह अल्फाज चुनते थे और अल्फाज के को बदलने में जो इज्तिहाद उनका, हुस्न ज़न ज़े से लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है। इसी में गालिबन कार काबली वाला और अलादीन बेचराग एक मजमून आबे गुम का है, जिसमें जब वो मौलवी करामतुल्लाह के यहाँ एक बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन एरिया में जो चाकीवाड़ा गालिबन नाम लिखा है उसका, कराची का लिखा है, तो उन्होंने बेहद के कीचड़ में लथपथ बच्चे और उनका नाम किसी का बाबर, हुमायूं, जहांगीर और एक नंग धड़ंग बच्चे का कहा कि वो बिल्कुल उसका तन कपड़ों से बेनियाज था और बैनुस सतूर एक तावीज़ लटक रहा था और बैनुस सतूर ते से लिखा है। जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। पाकिस्तान के एक आमिर के जिनसे गालिबन यूसुफ़ी साहब नाराज़ थे, उनके बारे में एक ही जुमला लिखा है कि इस रजीम ने तो हमें बेघर कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से वो लंदन आ गए थे और बहुत परेशानी हुई और फ़ौजी आमरीत को बुरा कहा। और मेरा तो ख्याल जब भी मैं पढ़ता हूँ नाउज़ुबिल्लाह शैतान रजीम आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, तो रजीम से मुराद इसकी तरफ जाता है। अब देखिए ये सौतियात से उन्होंने लिया जी कि दो लफ्ज़ों की फोनेटिक्स एक है, सौत एक है, इसलिए उसको लिया। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, ये उनकी नस्र पे तो बहुत ही सैर हासिल चाहिए कि वो मिज़ाह कैसे पैदा करते थे। संजीदा से संजीदा मजमून, या वो जिनको पढ़ के आदमी आबदीदा हो जाए या कम से कम रिक़्क़त तारी हो जाए, उसको कैसे बदल दिया करते थे। ज़रगुज़श्त, जिसको मैं उनकी बुनियाद मानता हूँ मिज़ाह की, उसी पे सारी किताबें खड़ी हैं। अच्छा। जो उसमें उन्होंने रुझान तय किए हैं उस पर ही उनकी तमाम तसानीफ़ हैं। उनका उसका एक हिस्सा है, अगर मेरा हाफ़ज़ा दुरुस्त है, गरीबी में जूता गीला। जी। उनका जूता गीला हो जाता है, जिसे रात को सुखाने की कोशिश करते हैं तो रात भर, क्योंकि सुबह एक पार्टी में जाना होता है तो सुखा नहीं पाते, वो जल जाता है लालटेन पे, लिहाजा देर से सोए तो आँख ताख़ीर से खुली। तहरीर करते हैं, देर से आँख खुली, बेगम अपने काम पे स्कूल में पढ़ाने जा चुकी थी, हमें तकिए पर रखा हुआ उनका पैगाम मिला। उसमें लिखा था, कई दिन से मेरा तबीयत ख़राब थी, कमज़ोरी बहुत हो रही थी, मैंने आपको बताया नहीं, आप ख़ुद इतने मसरूफ़ हैं। कल मैं पाकिस्तान चौक पे डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उसने ढेर सारे टेस्ट लिख दिए और दवाएं लिख दी, बेकार का ख़र्चा है, और बताया है मुझे यरकान हो गया है, आप फिक्र ना करें, मैं वापसी में होम्योपैथ से दवाई लेती आऊँगी। और फिर जर्द रंग तो आपका फेवरेट रंग है। अब देखिए इस आखिरी एक जुमले ने छोटे से, और जर्द रंग तो फिर आपका फेवरेट रंग भी। सुभान अल्लाह। इस चीज ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो चाकीवाड़ा में जो इस तरह वो जा रहे थे और वो बच्ची वो एक बटका सर पे लेकर जा रही थी, उसका कैसा कितना इबरतनाक नक्शा खींचा है। लेकिन आपको मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ लोगों को, कुछ उनके जो नक्काद है वो कहते हैं कि उनके मिजाह की तसानीफ में ये बीच के टुकड़े ऐसे जो वो लगाते हैं ये अच्छे नहीं हैं और वगैरह वगैरह, उस पर वो ज़रा सा एतराज़ करते हैं। मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं करता। अच्छा। कमाल ये है कि ये चीज़ें उनको, जिसे अंग्रेज़ी में एनहांस करना कहते हैं, वो करती हैं चीज़ें कि ज़िंदगी का हर पहलू। मिज़ाह निगार का मकसद सिर्फ आपको हंसाना नहीं है जी, वो उन समाज की तहजीब की नाहमवारियों की तरफ इशारा भी करता है, और वो मिज़ाह का सहारा इसीलिए लेता है कि किसी को नागवार न गुजरे। तंज़ और मिज़ाह दोनों अरबी के अल्फाज हैं, और तंज़ में और मिज़ाह में फ़र्क यही है। मिज़ाह निगार जो है वो आपको उन चीज़ों को बहुत ही खुशगवार और खुशदिली से बयान कर देता है जो संजीदगी से बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात। ये यूसुफ़ी साहब की
जो चीज़ जो आपने सवाल कायम किया था शुरू में कि आखिर यूसुफी साहब में ऐसी क्या मकनातीसियत है कि हम उनसे चिपक के छूटते नहीं। नस्र, आप यकीन कीजिए, नस्र जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। अब आप देखिए कई जगहों पे पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें भीग जाती हैं बेशक, और ये सिर्फ मिजाह में ऐसी चीज़ पैदा करना ये यूसुफी साहब का ही काम है। हमने हमेशा से बचपन से लेके अभी तक पढ़ते ही आए हैं, अंग्रेज़ी लिटरेचर भी पढ़ा है, कभी मिजाह में इस तरह की आपकी आंखें भीगती नहीं हैं। अच्छा, लेकिन हम ये क्यों, मतलब यूसुफी के पढ़ के, वैसे तो ज़ाहिर है सरगुज़श्त पढ़ें तो एक अच्छा माहौल बनता है, लेकिन आप एक गुम पढ़ के वाकई जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं आदमी रोज़, क्या माजी परस्त होना या माजी परस्ती से मिजाह को अख़ज़ करना ये एक अच्छी रिवायत थी जिसने इनको मुस्तहकम किया, या क्या ऐसी चीज़ थी? मतलब वो ओलती की टपाटप और जिस तरह की मंजर कशी करते थे, तो बाज़े लोग तो दुखते, जैसे आपने कहा कि कुछ नक़ाद हैं इस तरह की बात करते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, यूसुफी साहब ने आब गुम के बारे में जो खुद नविश्ता लिखा है वो ये कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नॉस्टैल्जिया है। और वो उसमें एक बड़ी खूबसूरत सराहत करते हैं उसकी, पूरा पैराग्राफ है जी। दास्तानों में आता है कि घर से निकला हुआ शहजादा एक ऐसे लक़ुदक़ बयाबान से गुजरता है जिसके बारे में कहा जाता है कि पीछे से लाख आवाज़ें आएँ, मुड़ के मत देखना वरना पत्थर के हो जाओगे। और हमारा नॉस्टैल्जिया वही चीज़ है कि जब हम पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो हम पत्थर के हो जाते हैं। ये जुमला इस्तेमाल किया। देखिए मानवियत कैसे पैदा की जाती है। नॉस्टैल्जिया या माजी परस्ती नहीं बल्कि माजी का एहतसाब, अच्छा, ये चीज़ करते हैं वो। यूसुफी साहब बिल्कुल माजी परस्त नहीं है। उन्होंने कहा ना बुढ़ापे का जानलेवा हमला तो जवानी में भी हो जाता है। जी, ये बात दुरुस्त भी है। वो उस दरअसल माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि दो तरह की उम्र है, एक क्रोनोलॉजिकल एज और एक मेंटल एज। कुछ लोग बहुत कम उम्री में बहुत ही पुख्ता जहन के मालिक हो जाते हैं। बुढ़ापे की चीज़ें हैं ये, मैच्योरिटी, और वो भी उस हद तक कि आदमी तमाम अपनी ज़कावत और बसीरत और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करे। तो यूसुफी साहब के यहाँ ये चीज़ परस्ती नहीं है बल्कि उसका उन्होंने इस परस्ती को डिमोलिश किया है। देखिए शहर दो किस्सा जी, और अपना चाकसू जाना और चाकसू का जिक्र करना। वो ये भी कहते हैं कि हमने बशारत से मना किया था, बशारत अली फारूकी से, कि ना जाओ, मत वो करो। आदमी अपना जब ये बही खाते खोलता है अपने बचपन के, उनफुआने शबाब के या जवानी के, तो फिर उसमें मबहूत होकर रह जाता है। और उसमें किरदार जो वो निकालते हैं, मैं इस पर एक थीसिस लिखना चाहता हूँ कि उनके किरदारों का जो गैर मामूली, मिर्जा का जो कैरेक्टर है जनाब, नहीं वो तो चलिए उनका हमजाद और वो है अहम तरीन उनके किरदार। अब्दुल मन्नान मुल्ला आसी शहर दो किस्सा में, क्या बात है। धीरजगंज का आखिरी मुशाहिरा मौलवी मज्जन, मौलवी मज्जन, क्या कैरेक्टर था जनाब, बड़ा जबरदस्त। आप देखिए कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है बिल्कुल ऐसे, जो जिससे पहले मैं कहा करता था कि तौबतुन नसूह में डिप्टी नज़ीर अहमद में मिर्जा जाहिरदार बेग, वो मिर्जा जाहिरदार बेग से बहुत आगे बढ़ा हुआ किरदार है। अच्छा, दूसरे ये कि यूसुफी साहब अपनी नस्र में मिसरे पे रुदिया करते थे, नस्र की सूरत में, अलग तो लिखते ही थे वो। अब यदुल्ला शशदर के बारे में ज़रगुज़श्त में आपको याद होगा लिखा है कि यदुल्ला शशदर ने अपने दूसरे इश्क में नाकाम होके हज़रत पीर गुलंबर शाह के हाथ पे बैअत कर ली, गर नहीं वसल तो हज़रत ही सही, हज़रत ही सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैंने असल साहब ने कहा कि जिसको दीनो दिल अजीज उसके गले में जाएगी। अब ये एक अलग रंग था जनाब। देखिए ये, अच्छा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनको भी ले लेते हैं फिर हम बात करते हैं। गुफ्तगू इतनी अच्छी चल रही है, बीच में नहीं हो रहा, लेकिन हमारे मेहमान कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? मैं खुर्शीद सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। खलील साहब, खुर्शीद साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, दुआ है आपकी और डॉक्टर साहब और जनाब खलीलुर रहमान साहब दोनों का प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है, ऐसा लग रहा है इल्म का एक दरिया बह रहा है, इल्म और अदब का, और कोई लफ्ज कोई बात छोड़ने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब आपको भी और खलीलुर रहमान साहब आपको दोनों को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतने अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और यूसुफी साहब के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने एक प्रोग्राम उर्दू मरकज इफ्तिखार आरिफ के में देखा था, उनका सुना था, और उन्होंने कुछ झुग्गियों के बारे में जब तस्करा किया था तो मुझे याद है, और ये काफी पुरानी बात है, तकरीबन 20-30 साल पहले की बात है,
कि मजमे में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रो ना रहा हो। बेशक बेशक, वो चाकीवाड़ा का मंजर खींचा पर आप लोगों ने निशानदेही की है जी। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, आप ताकि मैं उनको और ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो एक कॉल और है जी, एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुहेल ज़रार जी बात कर रहा हूँ जी, मैं नजमा उस्मान बोल रही हूँ जी। नजमा अब्बा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आपके प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है जी बज़्म सुखन में, ये इंतहाई मुफीद सिलसिला है, इसको जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। और खासतौर से आज जो आपके दोनों मेहमान हैं डॉक्टर जावेद शेख और खलीलुर रहमान साहब, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के हवाले से कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसमें बीच में कुछ खलल अंदाजी करूं, लेकिन मेरा ये भी जी चाह रहा था कि मैं हाजिरी लगा दूं कि वाकई आज का प्रोग्राम जो है वो अनोखी नौयत का है और इस पे जितनी भी बातें हैं वो कम है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के लिए तो मैंने कहा ना, पूरा दिन भी आप लगा दें बातें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी हम इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सुखनवर का भी एक सेगमेंट होता है। आज के जो हमारे सुखनवर हैं उन्हीं के बारे में हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। एक छोटा सा मुख्तसर सा पैकेज देखते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। आइए सुखनवर की तरफ चलते हैं। जो तफसीलात बयान की वो उम्मन ऑबिचुअरी नोटिस में बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने बड़ी उजलत से काम लिया। बहरहाल शुक्रिया तो चीमा साहब का भी मुझे अदा करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने मुझ पर भी बहुत खूबसूरत फ़िक्रे कसे। हालांकि मेरा ख्याल था कि एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को काटता नहीं। और ये भी उनकी पुलिस की पेशेवराना ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हर बात मुबैना तौर पर बयान की। फलां ने कहा है, फलां ने कहा है, आजिज ने सिर्फ सुना है। मेरी शादी के मुतालिक भी इन्होंने कुछ आपको इत्तलात फराहम की हैं। ये वाकया नहीं, हसरत होती है। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो इतना ही मैं अर्ज कर सकता हूँ कि मैंने शादी अपनी बीवी की पसंद की। कुर्सी के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे फिक्रे कसे। तो हमारे यहाँ हर अफसर की, बड़े अफसर की ख्वाहिश होती है कि उसका जनाजा भी दफ्तर ही से उठे और नए कुर्सी के खड़ा दफन किया जाए ताकि दूसरा कोई उस कुर्सी को इस्तेमाल न कर सके। तो यूं तो मेरा हाफिजा अब इतना ख़राब हो गया है कि इंटरव्यू के दौरान एक खुश शक्ल खातून सहाफ़ी ने मेरी तारीख़ पैदाइश दरियाफ्त की तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। हम देख रहे थे, हमने इसलिए याद ताज़ा की कि यूसुफी साहब को देख भी लें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह दे। मैंने इनके इंतकाल के बाद लिखा कि आज वहाँ भी एक महफ़िल जमी होगी और लोगों ने कहा होगा, वो भी कुछ दिखा रहे होंगे और वहाँ दिखा रहे होंगे कि ये छोड़ के आए। खैर इस पे तो खैर काफ़ी कमेंट्स हो गए, लेकिन एनीवे। अच्छा, ये हम देख रहे थे, आपसे मैं इस पे जानना चाहूँगा, ये BCCI था, उसके सिलसिले में रहे, यूसुफी साहब यहाँ रहे, महफ़िलों में जाते नहीं थे। तो ज़रगुज़िश जो लिखी ये हमें पता है बैंकिंग कैरियर के हवाले से ही है, लेकिन ये सब कुछ जो था पाकिस्तान में जो कुछ था वहाँ, तो क्या हुआ ऐसा कि यहाँ लिखा नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ, या कुछ लिखा है जो अब आने वाला है या कुछ आएगा? आप तो बहुत करीब थे उनके। यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने जी, यानी आप अभी फरमा रहे थे कि भाई BCCI पे भी कोई किताब नहीं आई।
हालांकि आगा हसन आबदी की ज़िंदगी पे एक किताबचा सा आया था। अच्छा। और वो मेरे पास महफूज है, मैं किसी रोज़ आप देख लीजिएगा उसको। यूसुफी साहब ज़रा से प्राइवेट आदमी थे बहुत, हर किसी के साथ खुल के बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब ज़रूरत होती थी तब वो हर लिहाज से अपना लोहा मनवाते थे और दलील से बात किया करते थे। मिसाल के तौर पे ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़ियाउल हक ने अपने शुरू के दौर में सारे बैंकिंग काउंसिल के अफसरों को बुलाया और उसमें ये बैंकिंग काउंसिल के सदर थे उस ज़माने में। अच्छा। और उन्होंने अपने ज़ोम इक़्तिदार में बहुत खरी खरी सुना दी इनको बैंकर्स को। तो जब यूसुफी साहब की बारी आई तो ये सभी लोग जानते हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, और मुझे लोगों ने बताया भी है कि उन्होंने हाउ डेयर यू करके कि भाई आपकी मजाल कैसे है कि आप इस तरह की बात करते हैं। अच्छा। और ये मैं आपको सन 78 की बात बता रहा हूँ, जबकि सन 77 में ज़ियाउल हक ने हुकूमत संभाली थी। तो उन्होंने इस किस्म की पर्सनालिटी थी। इस किस्म की इतने मोनानी से आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद वो किसी की गैर ज़रूरी बात बर्दाश्त नहीं किया करते थे, बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी बात की। खलील साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि दो बड़े नाम जिनके साथ बहुत ज़्यादा हमें मोहब्बत रही है, जॉन एलिया एक बहुत बड़ा नाम, शायरी का जो नाम है वो भी अजीब, उनकी भी एक ज़िंदगी थी, उस पर बहुत बात हुई है। जिस तरह जिया हूँ उसी तरह शायरी की है। वक्त की किल्लत है इसलिए मैं तफसील से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हमने देखा कि बहुत मज़े से लिखा है यूसुफी साहब ने उनके ऊपर भी, और बहुत से शोरा पे भी लोगों ने बुरा भी नहीं मनाया। तो वो क्या वस्फ था? शायरों को टोंट ज़्यादा करते थे, ज़्यादा तनकीद करते थे, या क्या ऐसी बात थी अदीबों के हवाले से जो बातें होती थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बेहद शेर फहम आदमी थे, और वो शेर की उन औसाफ की तरफ देखते थे जिस पे हमारे उर्दू के नक़ाद भी आप तौर से नहीं देखते, इसीलिए वो नुक्ता निकालते थे इस तरह। और मिसाल के तौर पे अभी इफ्तिखार आरिफ साहब का जिक्र आया, उनका जब यहाँ पर अलविदाइया दिया गया तो इफ्तिखार साहब पे मैंने तो उसका मजमून पढ़ा, यहाँ पे तो आप हजरात ने देखा होगा, डॉक्टर साहब भी उसमें तशरीफ़ फरमा थे। उसमें कम आमेज़ हैं इफ्तिखार साहब, कम लोगों से मिलते हैं। इकबाल का मिसरे में ज़रा से तसर्रुफ़ के साथ मेमों को शिकायत है कमामेज़ है मोमिन, क्योंकि पूरी एक बात कह दी लंदन के क़याम की, मेमो लफ्ज़ मेम इस्तेमाल कर। यूसुफी साहब, जॉन एलिया एक बेहद पढ़े लिखे आदमी थे, और हमारे शोरा में मुझे कोई दूसरा आदमी तो ऐसा नहीं मिलता जिसे इब्रानी ज़बान भी आती हो, हिब्रूज़ भी आती हो, जो जॉन एलिया को आती थी, और अरबी फ़ारसी वगैरह। और फिर वो जिस अमरोहा के खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ पर इल्म अदब बेपनाह था। और ये बात भी मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि जितने बड़े वो आलिम थे, किसी वजह से जो उनकी ज़ाहिर है अलादत की वजह भी थी, पूरी तरह हक़ अदा नहीं किया उन्होंने। वो आदमी जिस किस्म की शायरी कर सकता था, वो एक नए रुझान का कायद हो सकता था उर्दू शायरी में, लेकिन जो भी शायरी की है उन्होंने बड़ी गैर मामूली शायरी है, कोई शक नहीं है। यूसुफी साहब का जो जॉन एलिया पे मजमून है, मेरी नज़र से गुजरा हुआ है कि ठीक रमज़ान में हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए, जब ये यूनाइटेड बैंक के प्रेसिडेंट थे गालिबन, और तो ये उन्हें बैंक के सेफ्टी वॉल्ट की तरफ ले गए, तो वहाँ एक चूहेदान भी रखा हुआ था कि ऐसे अगर चूहा वगैरह हो तो उसको। जॉन एलिया रुक गए और कहा कि ये यहाँ क्यों रखा हुआ है। अब इस जुमले की बलागत वो लोग जानते हैं जो जॉन एलिया को जानते हैं। अच्छा, फिर वो आए अपनी 17 फुट लंबी कार में, हमें ये खुशखबरी मिली कि उनके चेहरे के फूल दोबारा खुल गए हैं। अच्छा। वो खिल गए हैं। हमने उनकी नई दुल्हन के बारे में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि जॉन एलिया को 17 से आगे की गिनती नहीं आती। किस कदर बात को खूबसूरत कहने का बात। फर्क देखिए है क्या। मैं आपसे अर्ज करूं, तमाम शायरी जो कि इब्तदा है ज़बान की, जी, नसर मुख्तलिफ चीज़ है जो शायरी से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसीलिए नसर बाद में वजूद में आई। उसमें कहने का अंदाज ही तो सब कुछ है। आप शेर के मरकज़ी ख्याल से इख्तलाफ कर सकते हैं, क्यों जल गया ना ताबे रुखे यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। अब दीदार करने के या वस्ल की तमन्ना अल्टीमेट है शायरी में, लेकिन अब जबकि सामना हो गया, दीदार हो गया महबूब का, तो अब इस बात पे गुस्सा है
कि मैं उसके जलवे की ताब कैसे लाया, मैं भस्म क्यों नहीं हो गया, मर क्यों नहीं गया वहाँ पर। बताइए। आपको शेर के मरकज़ी ख्याल से किसी भी और सतह पर, अखलाकियात पर या हकीकत पर वगैरह वगैरह, उस पर एक एतराज़ हो सकता है, लेकिन बयानिया पे नहीं। क्यों जल गया, अब जलने का जो इस्तेमाल किया यूसुफी साहब का कमाल ये था कि वो जिस तरह एक आम बात में एक ख़ास पहलू, जिसको मैं नसरी इज्तिहाद कहता हूँ जी, वो इज्तिहाद देखते थे। अब मिसाल के तौर पे किसी किताब का इंतसाब गालिबन आबेगुम का, उसमें यह है कि हम अपनी तसानीफ़ को उनको दिखाने ले गए, उन्होंने बनज़र गायर हमारी तसनीफ़ और जवानी का जायज़ा ले डाला और दोनों को अलल तरतीब दागदार और बेदाग पाकर हमारी हालत पे अफसोस किया। फिर सोचते हुए फरमाया कि भाई इसका इंतसाब भी होना चाहिए। हमने अर्ज़ किया कैसा? कहने लगे मिसाल के तौर पे बशरी कमज़ोरी के उस लम्हे के नाम जिसने मुझे जावेदा बना दिया। हमने डरते डरते अर्ज़ की कि जनाब एक लम्हा तो बशरी कमज़ोरी के लिए भी बहुत नाकाफ़ी है, 20 मिनट नहीं तो 1 घंटा ही कर दीजिए जी। जो लोग अंग्रेज़ी शायरी जानते हैं वो 20 मिनट का मतलब समझेंगे, जो W. येट्स की थ्योरी जी। बिल्कुल। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये घंटे और मिनट और सेकंड ये बड़े कीमती हैं। आप तमाम आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने जो शेर आपके लिए कहा था, शेर शनास, आप यकीनन पहचान गए होंगे। वो शेर था, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है और आप में से बहुत सौ ने हमें ईमेल किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप तमाम अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।